बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां सियासी इनकलाब आया, उसका नतीजा क्या निकलेगा, कौन कौन उसके पीछे था, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे भारतीय रियासत मणिपुर में जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है मुसलसल, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसका जायज़ा लेंगे। और फिर बात करेंगे ईरान और इज़राइल के दरमियान जो तनाव है और एक मुसलसल कार्रवाई इसराइल की तरफ से की जा रही है। ईरान क्या करने वाला है, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे इसराइल गज़ा में क्या कर रहा है और हमास के नए सरबराह हैं, उनके लिए चैलेंज क्या क्या है, इस पर बात करेंगे। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज की जो मौज़ूआत हैं पूरे बरसग़ीर ही को नहीं, दुनिया को हिला के रख दिया है बांग्लादेश के नए इनकलाब ने। मैं ख़ुद हैरान था कि 15 साल तक ये बांग्लादेशी लोग जो हैं इस जुल्म सितम को कैसे बर्दाश्त करते रहे। इनकी तारीख़ तो ये है कि ये हज़ारों आदमी कुर्बानी दे देते हैं और वो एक किसी जालिम को, जो वेस्ट पाकिस्तान का हो या ईस्ट पाकिस्तान का हो या फिर बांग्लादेश का हो या फिर वो इवन अंग्रेज़ के ज़माने का दौर भी हो, तो बर्दाश्त नहीं करते थे और मुजाहरे तो ज़रूर करते थे, लेकिन ये हुए नहीं बावजूद इनके साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि हसीना वाजिद का जो जुल्म सितम का जो बाज़ार गर्म था, या उसका जो नेटवर्क था, या उसकी जो इंटेलिजेंस सिस्टम था विद कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, वो इतना शदीद था कि वो फिर जब वो लावा फटा तो फिर इतने ज़ोर का फटा कि वो उससे वो बच गई जो 30 मिनट्स में। वो कमाल की बात है, वरना तो उनको नहीं बचना चाहिए था। कहा यह जाता है कि जो मौजूदा सरबराह हैं फ़ौज के, जो अगरचे उनको आए हुए बेचंद माह हुए हैं, उन्होंने उनसे ये कहा, जो उनके अजीज़ भी हैं, उन्होंने कहा साहब आपके पास 45 मिनट्स हैं, आप इसमें जा सकती हैं तो चली जाएँ। उनको हेलीकॉप्टर फराहम किया गया और यही उनके लिए मेरे ख़्याल में एक सवालिया निशान पैदा होता है कि उन्होंने सेफ़ रास्ता क्यों उनको दिया, जबकि आवाम उसके ख़िलाफ़ थी। अब यहाँ पर ये मामला खड़ा हो जाएगा अब इनकी नज़र में कि जो सूरत हाल है वो इतनी संगीन है, जिसकी वजह से उनको जाने दिया गया। और इन्होंने ये कहा यह जाता है कि उनसे कहा गया कि मैडम आप चली जाएं, और ज़िंदा रहीं तो शायद फिर वापस आ सकती हैं, लेकिन अगर ज़िंदा नहीं रही तो फिर कैसे हो सकता है। अब इसमें हुआ ये है कि जो सबसे बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ कि जो भी बुत बनाए गए थे या उसके जो स्टैचूज़ बनाए गए थे शेख मुजीबुर रहमान के, वो सब के सब गिरा दिए गए। जिस तरह से कि इराक़ में गिराए गए थे सद्दाम हुसैन के, इसी तरह से इनके गिराए गए। और उससे भी बढ़कर ये है कि जो फाल और ढाका की जो दस्तावेज़ थी, जहाँ पर एक जगह पर महफूज थी, उस सब के सब जला के राख कर दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि वो सारे इनकलाबात जो हैं वो प्रो पाकिस्तान लोगों ने किए हों, जिसकी वजह से आम तौर पर ये कहा जा रहा है। और वहाँ नारे भी लग रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सब फ़रेब है और शराब है, इस लिहाज से कि पाकिस्तान का इसके मामलात में इतना दिलचस्पी मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान का जो पास इतने ज़राए भी नहीं हैं कि इतने बड़े इतना बड़ा मज़ारा है वो वहाँ करा सकें। ये जो काम है वो मेरी नज़र में इंडिया की राव का है, अमेरिका का है और दूसरे ममालिक का है, क्योंकि उनके नज़दीक मैडम साहबा जो थी, हसीना वाजिद साहबा मुतनाज़ा हो गई थी। उन्होंने चीन को बंदरगाह दे दी थी, ये जो चिटागोंग है। और यहाँ पर इसके देने के बाद में ये ऐलान हुआ था, इंडिया के लोग ये कहते सुने गए कि डेथ ऑफ ट्रायंगल जो है वो बन गया है। यानी हमारे इंडिया के लिए जो डेथ ऑफ ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल मुसल्लस को कहते हैं, वो मुसल्लस जो है वो एक का सिरा जो था वो चिटागोंग था, दूसरा हम बिन तोता था, जो कि श्रीलंका की बंदरगाह है जहाँ पर चीन का अड्डा है, और एक हमारा गवादर था जहाँ चीन का अड्डा तो नहीं है, लेकिन जो है पाकिस्तान की फ़ौज
पाकिस्तान की बहरिया वहाँ पर तैनात है। तो ये कहा गया कि था कि ये इंडिया के लिए एक किस्म का ट्रायंगल ऑफ डेथ बन गया है। तो अब वो पाकिस्तान को तो उसमें रूल आउट कर दें, लेकिन अब ये इंडिया के लिए जो सहूलत फराहम कर सकता है वो या तो खुद राह अपने लिए कर सकती है, या फिर वो या अमेरिका कर सकता है उसका साथ देने में, क्योंकि फंडिंग उन्होंने वहाँ से हो सकती है। या ये है, ज़रूर है कि मुमकिन है कि ये बिल्कुल जैसे आम तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक किस्म की मुकम्मल बगावत है जो कि जुल्म सितम के ख़िलाफ़ हुई है। लेकिन हमने बहुत सारे इनकलाबात देखे हैं। अभी तो सवालात जो है वो इस पर भी हैं कि जो फ्रांस का इनकलाब जो कहा जाता है कि वो मलका ने कहा कि ये क्यों मज़ारे कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि साहब ये रोटी मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई डबल रोटी खा लें। तो अब उनको बेचारी गरीब को जो मलका थी उनको ये नहीं मालूम था कि गरीब के पास जब रोटी नहीं है तो डबल रोटी कहाँ से खरीदेंगे। रोटी सस्ती है, डबल रोटी फिर महंगी है क्योंकि वो मैकेनाइज होती है। तो अब मसला ये है, और वहाँ पर डबल रोटी का भी साइज़ ये नहीं होता जो हमारे यहाँ छोटी छोटी डबल रोटी बनती है, वो एक लंबा ऐसी रॉड होती है जो कि रोटी बनी हुई होती है। तो अब इसी तरह के जितने भी उसके इनकलाब के पीछे ये कहा जाता था कि वो जेन्युइन इनकलाब है, लेकिन था नहीं, उसके पीछे भी उमरा शामिल थे। तो वो हुकूमत को हटाना चाहते थे, सो वो कामयाब हो गए। अब सवाल ये बात जो बार बार कही जा रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो उसमें भी हमें ट्रैप किया जा रहा है कि साहब ये जो है पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अलबत्ता हम बांग्लादेश में इतनी दिलचस्पी इसलिए रखते हैं कि भाई एक तो वो मुसलमान मुल्क है, और दूसरा ये कि हम उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। जो हो गया, हम उनके बही ख्वाहों में से हैं, हम उनमें खून खराबा नहीं करना चाहते, जैसे हम अफ़गानिस्तान में नहीं चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में बहुत आसान काम है, अगर वहाँ सिविल वार हो जाए तो ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन हम वहाँ भी नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते कि वो हमारे भाई लोग हैं और कलमा गो हैं, हम क्यों उनका खून के से अपने 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 हाथ को लाल करें और गुनहगार बने। तो वो हम ये पॉलिसी हमने अपनाई हुई है कि हम आइंदा किसी मामले में हम किसी मदाखलत नहीं करेंगे किसी मुल्क के अंदर, अलबत्ता उनसे मुज़ाकरात करेंगे और जो हम पर हमलावर होगा हम उसको सज़ा देंगे। ये तो हमारी पॉलिसी है, लेकिन हम अंदर से कोई गड़बड़ करें ये हमने छोड़ दिया, इसलिए कि ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। उल्टा हमारे गले में पड़ता है। हमने कितनी मदद की अफ़गानियों की, लेकिन अफ़गानी साहब फिर भी हमारे ख़िलाफ़ चलते हैं। पता नहीं इनकी फितरत में क्या है। अभी बात यह है कि जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये कर रही थी कि जो चीन जो से सबसे ज़्यादा असला ख़रीद रही थी, एक तो असला ख़रीद रही थी, और जो अगर उसका रिकॉर्ड देख लें जितना सामान चीन से उसने ख़रीदा है, क्या तो वो इंडिया को सप्लाई कर रही थी। अगर ये कर रही थी तो फिर एक दूसरी बात है, या उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र कर रही थी चाइना इंडिया को। ये अगर हो सकता है तो फिर ये कहते हैं चीन भी इन्वॉल्व है। ऐन मुमकिन है उस सूरत में ये हम कह सकते हैं चीन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी तक ये तफ्तीश होने की बात है कि आया वो इसमें शामिल जो उनकी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र कर रही थी। अब टेक्नोलॉजी में क्या ट्रांसफ़र कर सकती है, वो इनको बंदूकें दे रही थी, दूसरा असला दे रही थी, और कुछ भी चाइना उसको कुछ और नहीं दे रहा था जी। तो वो कौन सी ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो उनको दे रहा था जो ट्रांसफ़र हो सकती है इंडिया को। उसको ख़ास टेक्नोलॉजी दे नहीं रहा था। अलबत्ता उन्होंने जो दरिया ब्रह्मपुत्रा पर जो नीचे ज़मीन दो जो उन्होंने सुरंग बनाई है 7-8 किलोमीटर की या 15 किलोमीटर की, वो 7 साल में बनी है, और उसकी वजह से ये फ़ायदा हो गया है कि रोज़ाना वहाँ पर जो है एक आध कश्ती उलट जाती थी, क्योंकि बड़ा बफरा हुआ दरिया है जो कि दरिया में जाके गिरता है और वो बीच ढाका के करीब से गुज़रता है। तो अब उसमें उसको एक तरफ जाने के लिए फिर आपको कश्ती का सहारा लेना पड़ता है, कहीं जो गाँवों में पहुँचने के लिए कश्ती का सहारा मिल लेना पड़ता है। उससे वो बच गए हैं, तो वो चाइना ने उनकी मदद की है, और साउथ के इलाके का वहाँ राब्ता भी राब्ता हो गया वो जी। तो वो उससे हो गया, तो उसके बदले में उन्होंने शायद चट्टागांग मांगा, वो उन्होंने दे दिया है जी। इससे पहले इंडिया ने आसाम के लिए रास्ता मांगा था, वो उन्होंने दे दिया था आसाम को, क्योंकि आसाम भी तो मैं अलग से घूम के जाना पड़ता था, यहाँ से सीधा रास्ता है। उन्होंने आसाम को भी रास्ता चाइना को इंडिया को दे दिया था। मेरे साहब इसमें एक और अहम बात बहुत अच्छी है जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब से मैं ग्रामीण बैंक में ढाका में 2010 में मिला हूँ जी। और मैं उन्होंने सारी अपनी तफसील बयान की कि मुझे क्या उस ज़माने में हमारे पास ये कैमरे वगैरह होते नहीं थे,
ना हमें शौक़ था कि भाई क्या कोई अगर कोई हमारा फ़ोटो लेना चाहे तो ले, लेकिन हम अपने आप को खुद बड़ा आदमी समझते थे कि अभी तो हम क्यों हम के कोई हम अपने आप फ़ोटो लेंगे साहब, हम आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। जी तो वो हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन ये है कि हम उनसे मिले थे, उनके ग्रामीण बैंक गए थे, किसी ने कहा था जाके उनसे मिलो, तो मिले थे। तो वो अच्छा आदमी है, बहुत हम्बल आदमी है, और उन्होंने जो है बांग्लादेश को बनाने में, गरीबों की मदद करने में, इस बैंक को बनाने में जो जिस तरह जी किरदार अदा किया वो बहुत शानदार है। उन्होंने इसलिए उनको डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब को उन्होंने बुलाया और वो नए वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो जो वज़ीर-ए-आज़म अबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तवील अरसे के लिए बन जाएंगे। उन्होंने कायम बात की कि भारत को अपनी खारजा पॉलिसी हाँ, तब्दील ये एक करने बात करनी थी, की लेकिन ज़रूरत खारजा है। पॉलिसी उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ खारजा पॉलिसी तब्दील करें, और हम जानते हैं कि आपके ताल्लुकात बांग्लादेश में बहुत से बुरे लोगों के साथ में हैं। जी अब उन्हें बुरे लोगों को पता है कौन है, वो उनको जाके गिरफ्तार करेंगे अब। तो अब मेरा ज़ाती राय ये है कि ये जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसको भी वो फारिग करेंगे, जी इसलिए कि वो क्योंकि ज़ाहिर है कि रिश्तेदार उसने उसने जी उसको उसकी मदद की है, सहूलतकारी की उनके बड़ी निकलने में। सख्त सहूलतकारी की है। जी उस औरत को जाना नहीं देना चाहिए, अगर उसको कत्ल भी ना करते तो कम से कम गिरफ्तार तो करते ना। लेकिन मेरे साहब एक और बात भी है, जो खालिदा जिया का खिताब है आवाम से रिहा होने के बाद, बहुत बड़ा मजमा है, तो इसका मतलब है कि खालिदा जिया की पार्टी का बड़ा किरदार है नहीं, इनकलाब। खालिदा जिया की देखिए ना, वो मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ कि वो खालिदा जिया एक ज़माने में हम उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन उसका बेटा फिर राह से मिल गया। जी और मैं जब 2010 में गया तो वहाँ पर जो हमारा पाकिस्तानी सफ़ीर था, एक पठान था, उससे मैं मिला, तो उसने मुझे कहा कि अच्छा तुम जाके उनसे मिल लो। उसका बेटा वहाँ पे राह के अड्डे में बैठा हुआ। मैंने कहा मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि मैं राह के उसमें जाऊँ, मैं उसमें जी अपने आप को फंसाऊँ। आप कह रहे हैं तो ठीक है बस। तो वो उसने खालिदा जिया को भी ख्वार किया और ख़ुद को भी ख्वार किया, राह का भी एजेंट बना, पाकिस्तान की हमदर्दी भी खोई, और जो पहला पाकिस्तान हमेशा उनको सपोर्ट करता था। तो अब क्यों करें? तो जो बहुत से लोग बातें करते हैं कि जो कहते था वो 14 करोड़ रुपए जो है वो कहाँ चले गए, 14 करोड़ नहीं थे, वो बेसिकली 24 करोड़ थे। 8 करोड़ और 10 करोड़ और भी थे जो बांटे गए थे इलेक्शन के अंदर, तो 8 करोड़ इनको भी दिए थे, वो भी तो मैंने उसको खालिदा जिया को दिए थे। तो ये बहस नहीं है, बहस ये है कि अब वो खालिदा जिया को तो आने नहीं दे रहे, मोहम्मद यूनुस क्यों आने देगा इनको? वो भी करप्ट औरत है, कोई ऐसी लेकिन उनका जो नेक इतना नेक बड़ा नाम तो नहीं है। रिहा होते ही इतना बड़ा नहीं, वो अवामी देखिए, इज्तिमा। मैं जाके जब वहाँ मिला था उससे, तो वहाँ पर तो ये अब्दुर्रहमान हमारा जो नुमाइंदा है वहाँ पर, जी ये भी उनका 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 साथी था। उसने मुझे बहुत सारे रहनुमाओं से मिलाया, खालिदा जिया के लीडरों से मिलाया। उसने एक जो वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, पहले रह चुका था, उनसे भी मिलाया। वो MNA था उस वक्त इसका, खालिदा जिया का। जी वो एक फ्लैट में रहता था बेचारा, और जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का ब्रह्मद्दा था। मेरे साहब इसने मुझे बुलिंग से बचाया फ़ौज में जब मैं था, तो वो मिर्ज़ा असलम बेग के ज़माने में था। फिर उसने मुझे इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू मैंने छापा अपने अखबार में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ज़ैन साहब के, ये एक अभी मुहिम्मा है। अगर मैं प्रॉपरली किसी अखबार में का होता एडिटर, तो मैं वहाँ जाता इस वक्त, और वहाँ जाकर हालात का जायज़ा लेता कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि यह आपको भी ले जाता, तो हमें समझना चाहिए कि ये क्या हुआ क्या है। अब ये बहस नहीं है, क्योंकि सरज़मीन पे जाने के बाद में आपको 10-20 लोगों से मिलने से पता ही चल जाएगा क्या हुआ। जी लेकिन क्या कि जब इस वक्त आग लगी हो तो उस वक्त नहीं जाना चाहिए। अगर जी आप लोग आप मशहूर हैं, या आप कोई मुतनाज़ा शख्सियत हो, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। अब जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे, तो वो होंगे जो बिहारी लोग होंगे, जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ हैं, जी वो लगा रहे होंगे, और तो कोई बात नहीं है। फिर जमात इस्लामी के लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ऐसा। नहीं, जमात इस्लामी वाले तो बहुत मायूस हैं पाकिस्तान से, इस लिहाज से कि इतना बड़ा वाक़यात हो गए हैं, हाँ, काफ़ी लोगों पाकिस्तान को ने कोई फांसी काम दी। नहीं किया उनके लिए, जी तो पाकिस्तान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। मेरे साहब एक और बात भी की जा रही है कि ये भारतीय इलाकाई बालादस्ती का जो मसला है उसको भी इससे नुकसान पहुंचा है। देखिए, यूँ तो नुकसान तो पहुंच रहा है, क्योंकि सारे लोग भारत के जो इंडिया की जो पॉलिसी है हिंदुत्व की, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकी। जैसा अगर आप ये होता तो मुसलमान ना कर लेते सारे लोगों को, मैंने
मुसलमान अगर ये तहरीक चलाते जैसे औरंगजेब ने चलाई, जी तो वो फेल हो गया ना फिर बाद में। भाई आपने एक बड़ी तवील अरसे तक हुकूमत कर ली है अब इंडिया पर, जी इसके बाद तो मुगलों की तबाही शुरू हो गई। भाई पहले ये था कि कम से कम वहाँ पर मुसलमानों के दोनों फिरके मिलकर काम करते थे। इनके ज़माने में सिर्फ सुन्नीज़म शुरू हो गया। तो अब भाई मैं खुद सुन्नी हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आपको मुल्क चलाना है तो आपको फिर इससे इससे ऊपर मामला होकर होना बात पड़ता है। सोचना जी पड़ेगा। जी आपके मुल्क में हिंदू रहता है, आपके मुल्क में जाट रहता है, मराठा रहता है, जैन रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं। यू हैव टू बिहेव लाइक सबके साथ में। तो अब अगर आपने ये फैसला कर लिया, अब उसकी वजह ये हो गई कि उसके असरात जो हिंदू मत के जो पढ़ रहे हैं वो पहले तो पढ़े, सबसे पहले मालदीव पर पढ़े। जी उन्होंने कहा गेट आउट फ्रॉम इंडिया, गेट आउट फ्रॉम मालदीव, मालदीव जी इंडिया को कहा। जी इसके अलावा परेशान है वो बेचारा, क्या नाम है, भूटान, जी वो वहाँ पे फौज पे लगा के बैठा हुआ है। औरतें वहाँ भेज दी हुई वायाशी के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अब जो है जो इसके अलावा जो है बांग्लादेश भी परेशान था। सबसे ज़्यादा मदाखलत तो हम बांग्लादेश में थी उसकी, उनके क्योंकि 30% आबादी हिंदुओं की है। जी तो अब सवाल ये है कि तो अब जिसका वारा लग रहा है वो उठा है अभी। अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब के लिए जो चैलेंजेस हैं वो उसको कैसे वो हैंडल कर सकते हैं? भाई डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब एक साइंटिफिक तरीके से काम करने वाले आदमी हैं, जिसने ग्रामीण बैंक को बनाकर अपने आप को जिस तरह से मनवाया है और जिस तरह से मदद की आवाम की, वो इस बात का मज़हर है कि वो बड़ी सलाहियतों के हामिल हैं, वो बंदोबस्त कर लेंगे। उन्होंने अपील भी की है कि शुक्र है कि हमारी फैक्ट्रियाँ काम करनी शुरू कर दी मेरी अपील के ऊपर, और उसके बाद में वो अब आ रहे हैं। तो कल तो अब मैं समझता हूँ जब हल्फ ले लेंगे तो फिर इसके बाद में वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, तो वो उनकी अपील के ऊपर कारखाने भी शुरू हो गए हैं, बहुत सी एक्टिविटी भी शुरू हो गई है नॉर्मल। तो ये बात तो शुरू हो गई, अब आकर वो अपने इंतज़ाम संभालेंगे। तो सूरत हाल ये है कि वो कर लेंगे कुछ ना कुछ, इसलिए कि वो बड़े बड़े बासलाहियत आदमी हैं। जी ऐसे वक्त में उन्होंने ये तस्वुर पेश किया ग्रामीण बैंक का कि जो कोई सोच नहीं सकता था, और बहुत छोटे पैमाने पे कर्जा दिया लोगों को। हाँ, और सब और वो कर्जे की आसान किस्त रखी। हाँ, वो बिल्कुल एक अवामी सतह ग्रास रूट लेवल पे इनकलाब लेकर आए। वो इनकलाब लेके आए और फिर वो लोगों की मदद की ना जी। खित्ते के तमाम मुल्कों के जो गरीब मुल्क हैं, हमारी सबके तरह लिए के मशअल रहा है। मिसाल है वो शख्स। मशअल जी रहा है। मशअल रहा। बिल्कुल मेरे साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद इससे बात करेंगे ताकि इसको वाइंड अप करें, फिर हम मणिपुर की तरफ चलेंगे। जी चलिए। नाज़रीन मुख्तज़ा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब थोड़ा सा तो बांग्लादेश मैं को ये वाइंड आपसे कहना चाहता हूँ कि बेसिकली पहले तो एक तो पाकिस्तानी लोग ये खुशी के शादियाने न बचाएं, जी वो खामखा आईएसआई को बदनाम ना करें कि आईएसआई वहाँ जाके कर रही है काम पर। आईएसआई अपने मुल्क को संभाल ले तो काफ़ी है। अपने फिक्र करें बिल्कुल। हाँ, तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। जी हमारी इन्वॉल्वमेंट की बात यह है कि उनका अगर दिली जज्बात हैं तो हम उसका क्या कर सकते हैं। दिली जज्बात तो मुसलमान के लिए होते हैं, जी तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हमारा जो रोल हो सकता है हमने कर दिया। वजह हसीना वाजिद के लिए जो बात थी कि भाई वो जो हेल्प हमें जो करनी चाहिए किसी को भी, जो हमने कर दी है। जी लेकिन हमने उनके मुल्क में मदाखलत नहीं की, हमने किसी की मदद नहीं की वहाँ पर। जी अलबत्ता जो नज़र आता है वो तो यही आता है कि इंडिया है और अमेरिका है। जी इनके मफादात को ठेस पहुँचे थी क्योंकि चीन की तरफ वो राग़िब थी। और एक और बात भी मेरे साहब, उनके यहाँ 2.5 करोड़ लोग तकरीबन पावर्टी लाइन से ऊपर आए, खुशहाली आई, मुल्क आगे बढ़ा माशी तौर पे। भाई वो तो ठीक है, तो अब मसला ये है कि किसके ज़माने में आई? ये हसीना वाजिद के ज़माने में। तो वो ग्रामीण बैंक जो काम कर रहा था। हाँ ये तो काम कर रहा, ये तो एक अलग, जब भी तो लोग उसको याद कर रहे हैं। तो ये तो अभी भी आ गए चले अभी उससे, लेकिन कुछ ना कुछ ये इसमें अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। नहीं, अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट इसलिए जो है कि वो चीन के ज़ेर असर है ना, चीन के ज़ेर असर, फिर अमेरिका और अब ये देखना पड़ेगा या यूनुस साहब ये किसके ज़ेर असर होते हैं, क्योंकि बहरहाल फ्रांस में से आ रहे हैं। जी मगरिब से आ रहे हैं, असर में होंगे, मगरिब से आ रहे हैं, मगरिब से आ रहे हैं। जी तो अब ये क्या करते हैं? अब उन्होंने ये तो ज़रूर कह दिया कि हमें मालूम है कि ख़राब लोगों के हाथों में है, जी लेकिन बैंक को बनाना और हुकूमत चलाना मुश्किल काम है। ऐसा ये एक बात याद रखें, ये कोई मामूली ये बहुत से लोग जो समझते हैं ना कि मुल्क चला लेंगे हम हमारे पास डंडे के ज़ोर से, नहीं अस्पताल चला लेंगे तो मुल्क भी चला लेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। जी अच्छा मेरे साहब एक और बात, ये जो एक और बात की जा रही है कि
फिर इस पे फिर हम आ जाएंगे मणिपुर पे। ये मोदी साहब के खिलाफ भी कुछ इसी किस्म का हो सकता है जो नहीं, कुछ वहाँ मोदी हुआ? के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता है कि ये इंडिया अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि वो मुत्तहिद हैं। जी हिंदुत्व के आगे एक ख़ास तबका जो है, जो काफ़ी बड़ी तादाद में है, वो मुत्तहिद है। लेकिन उनकी जो रेशा दवानियाँ हैं और उनकी जो भत्ताखोरी है, इनके यहाँ जो जुल्म सितम है, फस्तायत वो की बढ़ इंतहा गया, है वो बढ़ गया। मोदी। फस्तायत जो है बहुत जी बढ़ गई है। और वो जो जिस अंदाज से वो अपने लोगों को परवान चढ़ा रहे हैं, जी जो कि ख़ुसूसन जो अमीर लोग हैं, जी उनको जो अंबानी वगैरह को जो चढ़ा रहे हैं, उससे भी लोग परेशान हैं। और दूसरे जो ग्रुप हैं, जो अंबानी के अलावा दूसरे ग्रुप है, वो भी उन्होंने यकजहती कर ली है और यकजा हो गए हैं। वो मिल के पैसा खर्च कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। तो हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अमेरिका कोशिश ये करेगा कि उनके अंदर ये मोदी जैसा आदमी उनको पागल मिला है, जी तो वो पागल मौजूद रहे ताकि वो उनके काम आता रहे, जो एक बेवकूफ़ आदमी है। जी अब कल एक आदमी ने कहा कि बहरहाल एक शैतानी सिफ्त आदमी है, ये शैतान सिफ्त आदमी है जी और शैतानियत से भरपूर आदमी है। लेकिन शैतान की भी एक हद होती है। रहमान तो किसी न किसी वक्त में काम करता है ना जी, अपना अपना जी अपना जी फाइनल जो है वार करता है, जो फिर शैतान को मार देता है। जी बिल्कुल। तो वो अगर हुआ तो यानी मोदी ये बात याद रखें कि मोदी शैतान सिफत आदमी है जी और रहमान को अब एक्शन लेना है। तो अब रहमान कब एक्शन लेता है वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जी मेरे ऐन सवाल। मुमकिन है कि जो आप कह रहे हैं वो जल्दी हो जाए। जी मणिपुर पे आ जाए ज़रा, क्योंकि भाई अक़वाम मणिपुर मुत्तहिदा ने। में आपको एक इंडियन एजेंट का एक वीडियो चल रही है, जी उसमें ये बताया है कि जो मणिपुर के अंदर जिस अंदाज की जो अलहदगी पसंदी है वो इतनी शदीद है कि आप कश्मीर से उसका कोई मुआवजा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि 19 तरीके से 19 लोग 29 ग्रुप हैं वहाँ पर ऐसे जो कि आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं जी सिर्फ मणिपुर में। अब उसके नुकसान पहुँचाने के लिए ये कर रहे हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर नस्ली फसादात और इंसान की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसमें साथ साथ में ये हो तशद्दुद भी हो रहा है वहाँ पर जो है, और लोगों की जो है इबादत गाहों को तबाह किया जा रहा है, निजी घरों को मस्मार किया जा रहा है, जी औरतों की असमतें लूटी जा रही हैं और बड़े बड़े जराइम हैं जो वो लोग कर रहे हैं, जो कि आलमी तंजीम इसको रिपोर्ट कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आलमी हकूक़ की तंजीमों ने भारत में होने वाले इंसानी हकूक़ के पर मुतअद्दिद बार उजागर किया, लेकिन मोदी सरकार की रिवायती हट दर्मी जो है बरकरार रही है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप गौर देखें करें तो वो ये कहते हैं कि इतने शिद्दत पसंद हैं ये वैदगी पसंद, वो जो नक्सलाइट हैं जी वो भी मुतारिक हो जाएंगे और ये भी मुतारिक हो जाएंगे। और अगर नागापुर भी हो गया और दूसरे भी ग्रुप हो गए, जो कि जिस ज़माने में मैं गया था तो 29 तरीके थी आज़ादी की, जी और बोडोलैंड है वो हो गया, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा इंडिया को। जी मेरे साहब, एक और उन्होंने इसका मवाजना किया है 2002 के गुजरात के फसादात से। गुजरात, हाँ ये जी। बात की है कि फसादात जो भाई गुजरात के फसादात तो मोदी ने जानबूझ के कराए थे, जो कि इसके शैतानी सिफ्त का अमल है, वरना तो फिर हो नहीं सकते थे। शैतानत सिफत का जो पहला मुजाहरा था वो जब हाँ। वज़ीर आला थे वहाँ के। हाँ। तो अब भी लेकिन आप देखो कितना किया है, कितने आज मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया है, कितने लोगों की इसमत दरी की है, जी कैसे कवानीन बनाए हैं कश्मीरियों पर, कैसे आज़ादी का वो जो है 370 और 35A को ख़त्म किया है, जी किस तरह से इन लोगों ने किया है जुल्म। तो अब चारों तरफ से आप देखेंगे तो जुल्म 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 नज़र आपको आ रहा है। अब मतलब है कि उनको निकाला मिला बांग्लादेश से सपोजिटली, फिर मिला यहाँ से मालदीव से मिला। जी अब परेशानी ये है कि वो वहाँ से भी मिले, इसको उसमें खटमंडू से भी मिला, जी जो आपका नेपाल था वहाँ से भी निकला। उनके तो वज़ीर आला साफ कहा कि जी आप हमारे मुँह से निकले। जी हाँ, नेपाल से निकला। फिर इसके बाद में अभी बोडोलैंड, इसके बाद में अभी आ गया जो आपका जो भूटान है। जी भूटान से बड़ा परेशान इनकी, क्योंकि फ़ौजें भी हैं वहाँ पर, औरतें भी हैं और बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं इनको, उनके माशरे को। उनका माशरा बड़ा 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 ही कंजर्वेटिव है जी बहुत ज़्यादा। वहाँ की जो औरतें हैं वो रवायत पसंद है वो लोग। हाँ अमन जी पसंद हैं,
जी और रिवायत है उनके अंदर, और बड़ी उनके इज़्ज़त आबरू का ख्याल है। जी लेकिन ये लोग जो हैं वो मैंने वहाँ पर तवाइफ़े भेज कर, और वो जो वहाँ पर जो यानी जो आवाम को जो सयाह हैं उनका दिल दुभाने के लिए और अपने इंडिया का असर जमाने के लिए उन्होंने भेज दिए हैं। तो उसकी वजह से नुकसानात भी बढ़ रहे हैं, मेरे साहब, और लेकिन वो देखें बहुत नाराज़ हैं। वहाँ के जो ये लोग हैं जो ये बहुत थोड़े हैं, वो ये काफ़ी रिपोर्ट नाराज़ हैं। ये रिपोर्ट जारी होती है, अभी कोई 4 महीने 6 महीने पहले भी जारी हुई थी, लेकिन फिर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोई एक्शन भाई नहीं होता है। देखिए वहाँ पर अब आप मैं तो वहाँ गया हूँ ना, वहाँ पर चारों तरफ जैसे आप घुसते हैं तो पहाड़ियाँ हैं। एयरपोर्ट से आपको शहर में पहुँचने के लिए कोई घंटा 1.5 घंटा लगता है जी बाई कार। जो आपकी स्विफ्ट कार होती है, रोड पे इतने आदमी भी नहीं होते हैं, तो उसमें सब जगह आपको फ़ौजी टोलियाँ वहाँ पर नज़र आएंगी, इंडियन फ़ौज की। तो अब उसमें आप अंदाज़ा कर लें कि क्या क्या हो सकता है। तो हमारे लिए एक तो हम वीज़ा फ्री मुल्क है, तो सार्क की तरफ से हम गए थे, तो हमारा साथ वीज़ा फ्री था। उसमें तो नेपाल में तो वैसा वीज़ा होता है, जी इसमें ब्रुकलैंड में भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रुकलैंड कहलाता है ये भी। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ के जो आवाम है, वहाँ का जो वहाँ जो किंग है, जो कुछ भी अमीर है, किंग है, वो बहुत परेशान है इनसे, और चीन से दोस्ती बढ़ाना चाहता है। और वो जो एरिया है, ख़ास एरिया है कि अगर वो जगह पर अगर चीनियों ने कब्ज़ा कर लिया तो चीन इंडिया का रास्ता बंद हो जाएगा और वो सिक्किम नहीं पहुंच सकेंगे। तो वो एक बड़ी एक किसी वक्त भी इनका माहदा हो सकता है। तवक्को थी कि साल में किसी वक्त भी हो जाए। जी पिछले साल ये बात तय हो गई थी, लेकिन इंडिया फिर रुकावट बना है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी इंडिया की कामयाबी है कि अभी तक उस माहदे को उसने नहीं होने दिया है, जी जो कि पहले से तय था चीन के साथ में। जी तो मेरे साहब आ जाएं अब अगले मौजू की तरफ। ये बाजी ईरान के ख़िलाफ़ जो इस्लाही कार्रवाइयाँ बड़ी शदीद हुई हैं। मेरे साहब, लेकिन पहले एक बात बता दें कि ईरान ने तो इतना ऐलान किया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई जैन साहब लेकिन देखिए, बात इस्माइल ये है कि ईरान की अपनी लिमिटेशंस हैं, जी वो वाकई चाहते हैं। लेकिन मसला ये आ गया कि ईरान ने जो भी अपनी तैयारी की थी बहुत देर कर दी इन्होंने अपने उसके रिज़ल्ट लेने में। जी अब वो हर बार तंजीम साजी में करते रहे कि साहब वो आपने हिजबुल्लाह को बना के छोड़ दिया। हिजबुल्लाह से जो काम लेना था वो लेना चाहिए था फटाफट। जी उस वक्त वो हिजबुल्लाह से लड़नी, जब छठी अरब इसराइल जंग हुई थी उसमें इनको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया था, बजाय इसके कि वो उस ताकत को मज़ीद इंटैक्ट रखा उन्होंने। लेकिन उसने उस पर उससे आगे की सलाहियत हासिल कर ली मैंने इसराइल ने जी आप उससे आगे की सलाहियत हासिल नहीं कर सके। आपने उनको छोटे छोटे वो दे रखे, ज़्यादा जलजल दे रखा जो 400 किलोमीटर का कोई मार करने वाला उनके पास मिज़ाइल है। तो आपको फ़ौरन देन एंड देयर कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। आप इस पर लग गए, हुसियों को, बेचारे गरीबों को आपने यहाँ पर एक और हिजबुल्लाह बनाने की कोशिश की जिस पर सऊदी परेशान हुए। जी तो अब ये बजाय इसके आपको जो काम करना था हिजबुल्लाह बताते खुद इतना बड़ा काम कर देती जो आप सोच भी नहीं सकते थे। अब नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि वो उनकी आइज़ और उनकी जो है उनकी टेक्नोलॉजी वाइज वो इतने आगे बढ़ गए हैं। वो नेटवर्क में अब इसराइल के नेटवर्किंग में उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो जैसे ही मूवमेंट होती है उनको पता चल जाता है, वो वहीं मार देते हैं आदमी को। तो अब अगर आप दूसरी बात आप देखें, ईरान के ख़िलाफ़ जो है अब यहाँ तक आलम है उसका कि जब वो अमेरिका गया है तो जो आदमी बाहर में मुजाहरा कर रहे थे तो वो कहने लगे सब के सब ईरान के पैसे से मुजाहरा हो रहे हैं। जी अब ईरान का पैसा और यहूदियों का पैसा बराबर हो सकता है क्या? तो आप देखिए कि उनका जो है वो बराबर नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये कह सकते हैं कि देखिए खौफ ज़रा ज़रूर है इजराइल ये कि भाई के पैसे खर्च कर रहे हैं लोग हमारे ख़िलाफ़। जी तो अब दूसरी जो बात आपने जो एक्चुअल सवाल पूछा उस पर यह है कि वो इतने ज़्यादा मैंने जाके उन्होंने 3-4 तो जहाज़ ला के खड़े कर दिए हैं कि अगर बिल्कुल मुँह पर उसके ईरान अब वो जो ताकत है जिनके पास उसकी शक्ल में, हिजबुल्लाह की शक्ल में और हुतियों की शक्ल में है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि अमेरिका के इतने बड़े बड़े जो हैवी जो जहाज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा दें। तो वो एटम बम मार देंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल ये है कि और वो एटम बम बना रहे हैं, ये तो बात सही है। और सबसे बढ़ के ये है कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है। इंटेलिजेंस नहीं, सेटेलाइट है। देखिए आपको बात है कि जो अरबों की जो जंग हुई है जी वो उसमें जो है वो
ये बात कही गई है कि पहली जंग जो हुई थी जिसमें ये लोग जीत जाते, वो अमेरिका ने फ्रांस बरतानिया को इंटेलिजेंस फराम की, इजराइल को इंटेलिजेंस फराम की, तो वो जिसकी वजह से फिर ये लोग कामयाब हो गए। जो सैटेलाइट से इंटेलिजेंस मिल रही है आजकल तो वो और उसका भी सैटेलाइट मौजूद है, अमेरिका का भी सैटेलाइट मौजूद है, यूरोप का हर मुल्क के साथ सैटेलाइट मौजूद है। वो इनको इत्तला दे रहे हैं और वो इस तरह से वो उनके पास अब ये उनके पास गुंजाइश नहीं है। जी, बहरहाल ये ईरानियों के खिलाफ तसलसल से कार्रवाई है इजराइल की, वो तो अस्करी भी और साइबर भी। नहीं देखिए, वो अलग, मैंने तो आपसे ये कहा कि उन्होंने जी अभी जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसकी असल में तो ये रिपोर्ट की शक्ल में हमें पेश करना चाहिए था, लेकिन हम इसको पढ़ देते हैं कि जनवरी 2018 में मोसाद ने तेहरान की एक इमारत में जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक हसास दस्तावेज चोरी की। अप्रैल में उसी साल इसराइली वज़ीर नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक 1 लाख दस्तावेज़ हमारे पास हैं उनका जौहरी प्रोग्राम हम पुरअमन नहीं बल्कि अस्करी मकासद के लिए है। मई 2022 में बारूद से भरा एक क्वाड कोबरा तेहरान के जनूब मशरिक में पार्चन फौजी बेस में जा गिरा, जिस पर एक इंजीनियर जान बाक हुआ और ड्रोन तैयार करने वाली इमारत तबाह हो गई। यानी इमारत जिसमें ड्रोन तैयार हो कर रहे थे, ईरानी जिसमें ड्रोन बना रहे थे वो तबाह कर दिया उन्होंने। जनवरी 2023 में खुदकश ड्रोन ने आसमान में फौजी मरकज़ को निशाना बनाने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमर सईद अरादानी ने इसका जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। अप्रैल 2024 में दिमश्क में ईरानी सफारतखाने पर फ़िज़ाई हमले में 2 ईरानी जनरल समेत 7 एहलकार जान बाक हुए। चंद रोज़ बाद ईरान ने जनूब में 300 ड्रोन और मिसाइल इसराइल पर दागे। इसराइल ने अगले रोज़ कार्रवाई करके चंद दिनों में असफान के पर ड्रोन से हमला किया। वहाँ पर भी जो इनका एटमी प्लांट है उस पर हमला करने की कोशिश की थी। ईरान ने 3 ड्रोन गिराए। एक ड्रोन इसफान के फौजी बेस पर गिरा। 2010 में जो जौहरी इंजीनियरिंग फैकल्टी से मुंसलिक माहिर माजी शहरियारी कार में बम नस्ब करके मारा शहीद कर दिया गया। उनकी अहलिया ज़ख्मी हुई। यानी सदर मोहम्मद अहमद निदान ने जिम्मेदार इसराइल को ठहराया। जनवरी 2012 में केमिकल इंजीनियर मुस्तफ़ा अहमदी रोशन जो जौहरी मरकज़ी यूरेनियम की अफजूदी के निगरान थे बम हमले में मारे गए। नवंबर 2020 में ईरानी एटमी प्रोग्राम के बानी मोहसिन फ़खरीज़ादे के तेहरान के बाद सफ़र के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मोहसिन फ़खरीज़ादे पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2007 और अमेरिका ने 2008 में पाबंदी लगा रखी थी। मई 2022 में पासदार इनकलाब के अहम कमांडर कर्नल हसन सईद फ़िदाई को तेहरान में उनके बाहर गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 2 जून 2010 में बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंप्यूटिंग सिस्टम में एक वायरस घुसेड़ दिया गया। वो बहुत दिनों तक मैंने नुकसान पहुँचाता रहा। जो उनके जो थे चलते थे वो फट जाते थे, सेंट्रीफ्यूज नकारा कर देते थे। जो सितंबर 2000 तक 14 जौहरी मराकज़ के 30,000 कंप्यूटर तक फैल गया था। इसके बाद ईरान के 9,000 सेंट्रीफ्यूज जिसमें से 1,000 नाकारा हो गए थे। इस तकरीब कारी के पीछे अमेरिका और इसराइल थे। मई 2012 में ईरानी जौहरी कंप्यूटर नेटवर्क में वोकू नाम का वायरस फैलाया गया जो इसराइल साख्ता था। अप्रैल 2012 में वाइपर नामी वायरस यानी ईरानी वज़ारत तेल और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के हार्डवेयर को साफ कर गया। ये भी इसराइल कारनामा था। मई 2012 में ईरानी सरकारी के कंप्यूटर नेटवर्क पर फिल्म नामी वायरस डेटा चुराने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसराइली नायब वज़ीर आज़म मोशे यालून ने साइबर की कार्रवाई का एतराफ़ किया था। अक्टूबर 2018 में ईरानी हुकाम ने टक नामी वायरस हमले को नाकाम बनाने का दावा किया था। मई 2021 में ईरानी जनूबी बंदरगाह शहीद रजाई पोर्ट का नेटवर्क साइबर हमले से मुअत्तल हुआ। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी और उनके जो साइबर जो हमले थे साइबर का उनके इसमें आरामको के नेटवर्क में दाखिल कर दिया था, इनके नेटवर्क में भी दाखिल कर दिया था। तो बहुत से नुकसानात ईरान ने भी किए हैं जी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के मैंने जो उनके बाद जो आदमी हैं उनके जासूसी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और ईरान में ज़्यादा है जी। इन्होंने जो गलती की ईरानियों ने वो जो मायदा P5+ का जो मायदा था
उसमें इनको इनको जो इजाज़त मिली है थी। अब देखिए ना, बरतानिया का जो 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 सफ़ीर है या हाई कमिश्नर है वो मज़ारों में शरीक हो रहा है। इससे बढ़कर के जुल्म क्या हो सकता है। उनको जी। गिरफ्तार किया उन्होंने। तो आपने गलती ये की कि वो आप इनको सफारत खाना खोलने नहीं देना चाहिए था। फिर साहब एक और कार्रवाई हुई थी दमिश्क में, हाँ। इस साल ही हुई थी अप्रैल में, जो इनके 2 जनरल मारे गए थे दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर। ये तो मैंने कह दिया जी। ना। तो ये देखे ना, इतने बड़े बड़े वो कार्रवाई, इतनी सात बड़ी दो वो थे और सात आदमी और थे। मजीद इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन वैसे अभी तक उसके आप जवाब देखें में तो उन्होंने हमला किया ना, 300 मिसाइल फेंके तो वो उन्होंने। 300 मिसाइल तो फेंक दिए, वो 300 बंदों को नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात बता दी थी कि हम आपके आदमियों को नहीं मारेंगे। ये किस्म का तयशुदा मामला था। आपके हम किसी उसको फौजी बेस को बेस को जी, अटैक करेंगे, बस ऐसे तो उनको वो पता एक था। जहाज तबाह हुआ, रनवे को नुकसान पहुंचा, और क्या हुआ। बस ये करके तो आ गया, जो बात ये रिपेयर कि कर लिया उन्होंने। हाँ, लेकिन अब तक जो पलड़ा फिलहाल तो इसराइल का ही भारी लग रहा है। नहीं, हर जगह भारी लग रहा है। आपके यहाँ भी भारी उनका लग रहा है। वो क्या बात कर रहे हैं। जी। वो तो अच्छा ये मेरे है कि साहब, आप जो है काफ़ी मजबूत निज़ाम रखते हैं, तो इससे वो उनको घबराते भी हैं जी कि भाई ये अगर ये मैड ना होने चाहिए इनको। अगर ये मैड हो गए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो ब्रेक के लिए लेकिन कहा ये है जा कि रहा है। सिर्फ आपसे डरते हैं वो। और अब उन्होंने ईरान की बजाय फर्स्ट पाकिस्तान कह दिया, कर रखा है। जी नहीं तो ना तो ये कहा था मुमकिन है फिर वापस ईरान को कर दिया हो। जी। तो जी तो ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ज़रा इसराइल की जो कार्रवाइयाँ गज़ा में हैं उस पर बात करेंगे, और हमास के नए सरबराह आ गए हैं उन पर बात करेंगे। नाज़रीन, मौसूदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब अब ज़रा इसकी बात कर लें, गज़ा और इसराइल। देखिए, गज़ा इसराइल का मामला ये है कि गज़ा को तो उन्होंने तह बाला कर दिया है इसराइलियों ने। जी और उनका जो ईरान के लिए ये भी बड़ा सुक्की का बायस है कि उनका मेहमान को उनके घर में मार दिया गया। अब उसमें बहुत सी कहानियाँ जन्म ले रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो मादा था वो पहले से 2 महीने पहले वहाँ रखा हुआ था। ईरानियों ने बहुत सी गिरफ्तारियाँ भी की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किया, पीछे के वो हिस्सा टूटा हुआ था जो यहाँ पर उनका इस्माइल हानिया का एक नुमाइंदा है, वो उर्दू भी बोलते हैं। उन्होंने ख़ुद ये कहा कि पीछे से कि जो हमने जब जाके देखा तो पीछे से वो खिड़की पे से जी एक मिसाइल अंदर घुसा है, उन्होंने फिर उसको नुकसान पहुँचाया। वो स्मार्ट मिसाइल था। लेकिन सवाल ये है कि वो, मैं ख़ुद भी ये कह रहा हूँ कि अगर वो, ये कैसे हो सकता है कि वो उसको इतना मुतय्यन कर दें कि भाई इसी कमरे में ठहरेगा और इसी कमरे में अब उन्होंने आप सामान किया। क्या तो इन्होंने इतना बड़ा प्लान किया कि वो उसी कमरे में ठहरे और वहाँ पर कोई चीज़ छुपाई। जी दूसरा ये है कि ये मुमकिन नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये कहीं कयास नहीं है कि आदमी किसी वक्त नहीं आए, फिर कोई और भी बात हो सकती थी। नहीं आता तो फिर क्या करते हैं। तो ये है कि ये बात करीब कयास है कि वो उन्होंने स्मार्ट मिसाइल से हमला किया होगा। और ये उन्होंने फिर एक चीज़ साबित कर दी कि वो इससे बड़ी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक शख्स को अदब बनाया। हाँ जी, वो किसी को कर सकते हैं। वो तो एक बात हमने पहले जी भी आप हम बात कर जी चुके हैं जी कि उनका हदफ बड़े से बड़े आदमी को भी मारने का है। जी तो अब उन्होंने मैसेज तो यही दिया है। और जी उसके बाद में जो गैर यकीनी कैफियत पैदा हुई है, उसके जो असरात जो हैं हम पाकिस्तान तक भी पहुँचे हैं। जी और पाकिस्तान में भी ये खौफ तारी हुआ है कि भाई ये अगर ये हालत है तो फिर कैसे हो सकता है। तो क्या तो इस को ख़त्म करें, इस ख़तरे को, जी वरना तो कोई भी आदमी मारा जा सकता है। जी। तो अब मेरे साहब OIC की भी बैठक हुई है इस हवाले से, तो भाई OIC का आप जिक्र करें नहीं ना करें तो अच्छा है। तो मैंने इसलिए कर इसलिए दिया कि कि वो चले वो तकलीफ भी का बाइस है। जी जी OIC तो कुछ चीज़ नहीं है ना। OIC एक तो उम्मा नाम की कुछ चीज़ नहीं है, इसको भूल जाइए आप। जी, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाँ, हाल है। उम्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर सब अपने मफाद परस्त लोग हैं, अपनी अपनी हुक्मरानी कर रहे हैं। एक लिहाज से ठीक भी कर रहे हैं कि अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि दौरे दज्जाली है। जी वो जिसको भी चाहें वहाँ बमबारी करके तबाह कर सकते हैं, जिसके मुल्क छीन सकते हैं। तो क्योंकि ये यानी कोई ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये कोई परमानेंट बाउंड्री है नहीं, जी ये तो इनकी बनाई हुई बाउंड्रीज़ हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए अब मसला ये आ गया जो इस्माइल हानिया का जो जिनके बाद में जिनको सरबराह मुकर्रर किया गया है, जो उनका याहिया स्नो जो है उनको बनाया गया है। अब हम तो ये समझ में आ रहा है, और असल में उसका क्या होगा नाम हमें असल में मालूम नहीं है। लेकिन हमें जो जो
वो जिस तरह से हम तर्जुमा कर सकते हैं, वो याहिया अल सनवार, वो ये इस्माइल हानिया का खलीफा मुकर्रर करने की खातिर ग्रुप के सरबराही कैडर और शुरा के माबैन अहम मशावरती अमल शुरू किया गया। हमास के बुनियादी तंजीमी ढांचे के मुताबिक 50 अरकान में मुश्तमिल शुरा बशमूल अरकान पोलिट ब्यूरो नए सरबराह का चुनाव करते हैं। अब उसमें याहिया साहब की जो है 1962 में पैदाइश है, खान यूसुफ में वो 5 बरस की उम्र में इसराइल शहर पर कब्ज़ा कर लिया था। वो बहुत दिनों तक इनके जेल में रहे हैं और फिर ये तब हमास में शामिल हुए 1987 में। वो फिर यूनिवर्सिटी में रह गए, इस्लामी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और भी ज़बान में बैचलर की डिग्री हासिल की। क्योंकि ये बहुत दिनों तक उनकी जेल में रहे हैं तो इनको इब्रानी ज़बान भी आती है। 23 साल उन्होंने जेल में काटी है इनकी जी इजरायली जेल में तो इब्रानी बहुत रवानी से बोलते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वो सारी सकाफत और माशरे की बड़ी गहरी सूझबूझ रखते हैं। तो अब वो गहरी सूझबूझ रखना और उसको काम में बुरूर कार लाना एक दूसरा मामला है। उसको कैसे बुरूर कार लाते हैं, वो कितनी लंबी उनकी सोच है, कितना गहरा सोच है, वो देखनी पड़ेगी। तो इनको 4 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और फिर 2011 में जब इसराइली फ़ौज गिलाद शालियत के राय से मुतल्लिक़ मफाद में हो गई और उनकी 50 रुकनी जो शूरा है, उससे तो अंदाज़ा यही होता है कि दे आर इंटैक्ट और लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस किस्म की तंजीम में ये पहले से उम्र कर लिया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता सरबराह कुछ हो, क्या वो दे आर हालत जंग में है, वो हालत किसी जंग वक्त में शहादत हो बिल्कुल जाएगी। लेकिन इनके लिए इम्पोर्टेंट अभी बात ये होगी कि क्या इनका झुकाव अभी भी अपने पुराने दोस्तों की तरफ रहेगा या कोई नई राय भी तलाश करेंगे ये? नहीं, अब देखिए, अब ये तो ईरान के बारे में तो बदगुमानी थोड़ी सी हुई है जी, सारे उनमें ही नहीं हुई है बल्कि सारे जो तंजीमें हैं, जिहादी तंजीमें, तंजीम सब में हुई है कि फ़लस्तीन की भाई ईरान के ऊपर अब इतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि जो अपने मेहमान की भी हिफाजत ना कर सके, क्योंकि उनका नेटवर्क कमज़ोर है। हाँ, नेटवर्क भी कमज़ोर है या फिर वो वाकई कमज़ोर हो गए हैं या फिर वो इतना जदीद हैं, उस पर बयान भी नहीं दे पा रहे हैं, बदला भी नहीं ले पा रहे हैं। भाई बदला लेने की अगर बात थी तो आपको कम से कम 2-4 मिसाइल फेंक कर अमेरिका के आने से पहले कुछ कर लेना चाहिए था। मेरे साहब ईरानी चाहते हैं कि इस्माइल नहीं, हानिया मतलब ये हुआ कि ईरान का जो वक़ार है, जी, ईरान की जो अहमियत थी, ईरान का जो दबदबा था, ईरान का जो जो स्टाइल था, वो अब ज़ेर बहस आ गया है। जी, वो कमज़ोर पड़ा है या ये टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे चले गए हैं, इजरायली बहुत आगे बहुत आगे चले गए हैं और इनकी मदद जो है अमेरिका भी कर रहा है। तो अब उन्होंने जाकर बहुत सारे जहाज़ खड़े कर दिए हैं ईरान के इर्द गिर्द में। जी, तो इनको मौका नहीं मिल रहा है। इनको जो कुछ कभी करना था, जिस दिन ऐलान किया था, बजाय के नाम के तौर पर झंडा चढ़ाने के, वो हम फौरी तौर पर हमला कर देते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए इनके पास मतलब एक कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो हमें क्या करना है। तो वो नहीं कर सके ये लोग, उस वक्त से फ़ायदा नहीं उठा सके। जी, अब उन्होंने अब ये 5-6-10 दिन का जो वक्फा आ गया, 5 दिन का, तो अब उसके बाद में आप क्या तवक्को करते हैं कि वहाँ से बड़े बड़े जो अमेरिका के बहरी बेड़े आ चुके हैं जी, और अगर इन्होंने कोई हरकत की तो वो बहरी बेड़े इनके पर हमला कर देंगे। और वो यही चाहते हैं कि अब ईरान गलती करे तो इनको एटमी प्रोग्राम को नहीं बनने देना। ये चाह रहे हैं कि हमारा एटम बन जाए तो फिर हम धमकी देना शुरू करें। जी, लेकिन अब ये धमकी काबिल भी नहीं रहे हैं, इसलिए कि फिर वो फिर भी हमला कर देंगे वो लोग। जी। मेरे साहब हम ज़रा इसराइल की और इसकी बात करते हैं फ़लस्तीन की, तो देखें उनके साथ भी मुसलसल आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी है 19 जुलाई का। भाई आपका गुज़श्ता देखिए बैन साहब, मैं आपसे कितनी दफ़ा हमने कहा कि अंधेर नगरी चौपट आ जाए, ये दौरे दज्जाली है, कोई हुक्म किसी का नहीं मानेगा, तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है जी, कोई मॉरलिटी नहीं है। आप लोग ये कहते थे कि अगर आदमी के पास आपको सब कुछ चला जाए लेकिन मॉरल होना चाहिए, अगर मॉरलिटी इज़ लॉस एवरीथिंग इज़ लॉस। जी, अमेरिका तो अभी मॉरलिटी बहुत अरसे से ख़त्म कर चुका है, तो जब इंसानियत भी ख़त्म कर चुका है। अब आप देखिए ना कि हर उस बात पर उनको दहशतगर्द करार देते हैं। जी, जो भी इसराइल के खिलाफ रहेगा दहशतगर्द है साहब, ये क्या बात हुई भाई। अब आलमी अदालत ने फैसला किया कि साहब 19 जुलाई को हेग में आलमी अदालत का कुल 15 जजेस ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला कर दिया कि मशरक़ी यूरोप
मशरक़ी यरूशलेम, गरब उर्दन पर इसराइली कब्ज़ा, यहूदी आबादकारी और तामीरात बिल्कुल क़वानीन की पामाली। और जो 1967 के अरब इसराइल जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की हर करारदाद में यही कहा गया है। आलमी अदालत इंसाफ की रूलिंग सुनाए जाने के बावजूद इसराइल के ख़िलाफ़ कोई आलमी पाबंदी आयद नहीं की गई, क्योंकि इसराइल दुनिया का वो दहशतगर्द है जिससे अमेरिका खुद और मगरब खौफज़दा हैं। अमेरिका, ईरान, रूस, शिमाली कोरिया पर तो पाबंदी लगवाता है, लेकिन इसराइल को छूट है। दिखावे के लिए कि अमेरिका ने 7 इसराइली आबादकारों के असासे मुंजमद किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने मगरबी किनारे पर इंसानी हकूक़ की पामाल पर 7 यहूदी आबादकारों और 3 तंजीम सफ़री पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन किसी मुल्क ने इनको शहद देने वाले हुक्मरानों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मकबूजा मगरबी किनारे पर 200 बस्तियाँ हैं, 7.5 लाख यहूदी गैर कानूनी आबाद हैं। इनमें चंद आबादकारों में पाबंदी लगाना मजाक के मुतरादिफ है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की रूलिंग पर तनकीद की थी। 7 अक्टूबर 2023 के बाद गरब लंदन में मज़ीद 24 मुरबा किलोमीटर की ज़मीन यहूदी आबादकारी ने चोरी कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारी ने फ़लस्तीनी और उनके अमलाक पर 1200 मरतबा पुरतशद्दुद हमले किए, 1300 से ज़्यादा मकानात और दीगर इमारतों को बुलडोज़ किया। 2 जुलाई को इसराइल ने गरब अर्दन में मज़ीद 12.5 मुरबा किलोमीटर ज़मीन पर सरकारी हुक्म के तहत हथिया ली। ज़मीन पर हाथ साफ़ करने के सहूलत और मुहिम इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना कौमी सलाहत करवाती है। तो मेरे साहब इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम अपने नाज़रीन के लिए एक जायज़ा रिपोर्ट दे देंगे कि जो अरब मुल्कों की ताकत है, फ़ौजी ताकत, वो इसराइल के ख़िलाफ़ क्या है की कोई अहमियत नहीं है भाई। बात यह है कि ये अभी तक वो जो ज़मीनी लड़ाई के हैं, तलवारबाजी के आप समझ समझिए कि बारूद का ज़माना आ गया जी, और आप तलवारबाजी के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। फर्स्ट जनरेशन वॉर में अभी तक हैं और ये 5th जनरेशन और इससे आगे की बात तो बहुत आगे चले गए ना भाई, साइबर में चले गए। लेकिन पहले जो होते थे एक ही प्लेटफार्म होता था जी, अमूमी तौर पर वो ज़मीनी प्लेटफार्म होता था पहले। हम जब एक ज़माने की बात कर रहे हैं तो उसमें शमशीर का इस्तेमाल होता था, फिर बारूद का इस्तेमाल, मंजनी का इस्तेमाल होता था, फिर बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ, 2 प्लेटफार्म हो गए। अब फिर इसके अलावा फिर बहरी जंग का ज़माने में तस्वुर नहीं था। हाँ, अलबत्ता इसमें तो था तुर्की में तो जी, तो तुर्की में 2 प्लेटफार्म थे, एक बहरी था, फ़िज़ाई तो कोई था ही नहीं जी। फिर फ़िज़ाई तब बात शुरू हुआ पहली आलमगीर जंग में जी, फिर दूसरी आलमगीर जंग में शुरू हुआ और फिर वो तीसरा प्लेटफार्म बन गया। अब 3 प्लेटफार्म और बन गए हैं, जिसके अंदर एक तो हो गया आपका साइबर हो गया जी, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, एक और हो गया जिसकी वजह से आपके जो है 6 प्लेटफार्म पर अब लड़ाई होती है। जी। तो अब लड़ाई का जो ज़रिया है वो आपके बस में नहीं रहा, बढ़ गया है वो और मुसलमान मुल्क के पाकिस्तान पास तो उसके लिए तैयार है। पाकिस्तान तो अपने 6 प्लेटफार्म के लिए रेडी है और हम अपनी तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि वो 2 प्लेटफार्म का हमने मुजाहरा 2019 27 फरवरी को किया है ना। जी, जी। मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का और फिर ये बातें इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर कुछ और करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।